नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। क्या विषय हैं, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे पशुओं में प्रमुख रोगों की रोकथाम को लेकर, और बात होगी शुकर पालन की एक सफल व्यवसाय। जी हाँ, किस तरीके से और अधिक मुनाफा इन क्षेत्रों में आपको मिल सकता है। और इन विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवाल जो आएंगे उन पर जानकारी देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी। आप सहायक महानिदेशक हैं पशु विज्ञान के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। आप वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम से। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज पहले हम बात करेंगे पशु में होने वाले अलग अलग जो रोग हैं उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। सरकार का एक लक्ष्य ये भी है कि वन हेल्थ मिशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो स्वास्थ्य है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ख़ासतौर से अगर यहाँ डॉक्टर अशोक अगर हम देखते हैं, क्योंकि आय जो एक पशुपालक को होती है कहीं ना कहीं उसमें नुकसान इन रोगों की वजह से आने लगता है, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कि इन पर रोकथाम हो सके। जी मुकुल जी, आपने सही कहा। कई रोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारे पशुपालकों को काफ़ी नुकसान होता है। जैसे आप खुरपका मुंहपका ले लीजिए, जिसकी रोकथाम भी संभव है अगर सही समय पे टीका लगाया जाए जी। गलघोटू है, थनेला रोग होता है गाय वगैरह में, तो इस तरीके के लंगड़िया बुखार होता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, वही है कि कृमि कई बार परेशान करते हैं पशुओं को। तो इनकी अगर समय समय पर रोकथाम होती रहे तो पशुओं को पशु भी स्वस्थ रहेगा और पशु उत्पाद भी अच्छे आएंगे और पशुपालकों को उससे फायदा भी ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए, अगर आपका पशु स्वस्थ है, निरोगी है, तो किस तरीके से और ज़्यादा जो लाभ है आपको मिल सकता है, इस बारे में विस्तार से हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन और मुनाफा लेने के लिए पशुधन को रोगों से बचाना जरूरी है। पशुओं में खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार और ब्रुसेलोसिस जैसे प्रमुख रोग लगने की आशंका रहती है। मुंहपका और खुरपका रोग फटे खुरों वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअरों में होने वाला काफी संक्रामक रोग है। भैंसों में ये रोग सबसे ज्यादा संक्रामक और नुकसानदायक होता है। बरसात में ये रोग ज्यादा होता है। मुंह और खुरपका रोग से दुधारू पशुओं में दूध की उत्पादकता कम हो जाती है। बैलों में ये रोग आने पर काम करने की क्षमता कम हो जाती है और सांडों की प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। खुरपका और मुंहपका रोग से पशुओं को बचाने के लिए सही समय पर टीकाकरण कराएं। इसके अलावा बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। उनका खाना पानी भी अलग कर दे। पशुओं को बांध कर रखे और उन्हें घूमने फिरने ना दे। पशु को सूखी जगह पर ही बांधे और पशुओं को कीचड़, गीली मिट्टी व गंदगी से दूर रखे। जहां बीमार पशु की लार गिरती है वहां कपड़े धोने का सोडा और चूने का छिड़काव कर सकते हैं। रोग ज्यादा होने पर नजदीकी पशु चिकित्सक को दिखाएं। गलघोटू रोग की बात करें तो ये रोग गाय और भैंस में मानसून के मौसम में आता है। ये रोग भेड़, बकरियों और सूअरों में भी होता है। गलघोटू 6 से 2 साल की आयु के जानवरों में होता है। ये रोग होने पर पशुओं में तेज बुखार हो जाता है, ठंड लगती है, आंखों और गले में सूजन आ जाती है और लार ज्यादा बहने लगती है। इस रोग से बचाव के लिए पशुओं को समय से टीके लगवाने चाहिए। एक ही बाड़े में ज्यादा पशु ना रखें और पशुओं को सही से रहने की जगह दे। बाड़े को सूखा और साफ रखें। तो जाना आपने कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और कैसे उसकी रोकथाम या बचाव आप कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपको सही जानकारी हो और सही समय पर आप उसको अपना भी सकें। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर सुनील का भी। डॉक्टर सुनील, जानना चाहेंगे आपसे शुकर पालन क्षेत्र की अगर बात की जाए, कैसे ये किसानों के लिए एक लाभकारी क्षेत्र साबित हो सकता है और हो भी रहा है। कितना फ़ायदा इसके ज़रिए जो हमारे किसान हैं उनको मिल सकता है। जी देखिए, शुकर पालन को मैं एक किसानों के लिए एटीएम की तरह समझता हूँ। एटीएम की तरह क्यों समझता हूँ? क्योंकि देखिए, एक बार में 10 से 12 बच्चे मिल जाते हैं और एक बार बच्चे देने के बाद शुकर
गाभिन भी जल्दी हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो जेस्टेशन पीरियड है जी, वो सिर्फ 114 दिन यानी 3 महीने 3 वीक और 3 दिन, मोटा मोटी 1-2 दिन इधर हो सकता है, तो उसके बाद फिर दोबारा बच्चे दे देते हैं वो। तो इनका क्या है, जनरेशन इंटरवल बहुत कम है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि एक बार में 10 से 12 बच्चे देते हैं जी, और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है एज कम्पेयर टू गाय और भैंस के मुकाबले में। तो इससे क्या है कि आमदन जल्दी होती है और कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा होता है जी। जैसे एक तो इसके लिए स्पेशल, जैसे मान के चलिए कि हमारे घर में जब कुछ भी बच जाता है, किचन से जो वेस्ट है, सब्जियां बच जाती हैं, या कुछ ड्राई फीड भी हम लेते हैं, कंसंट्रेट लेते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा, कम खर्चे में ज्यादा बच्चे देगा। जैसे मान के चलिए कि आमतौर पर आजकल जो एक रेट चल रहा है एक सुअर के बच्चे का 4 से 5,000 रुपए है, ठीक है। तो एक बार में मान लीजिए 10 बच्चे दिए एवरेज, तो मोटा मोटी कितना हो गया, 40 से 50,000 रुपए का मुनाफा हो गया जी। अब सपोज मान लीजिए कि अगर एक फार्मर को एक शुक्र व्यवसाय स्टार्ट करना है तो सबसे पहले वो एक मादा बच्चा लेगा। तो मादा बच्चा हम एडवाइस करते हैं कि मान के चलिए कि वो 2 से 3 महीने का उसने खरीदा, तो जब वो 2 से 3 महीने का मादा बच्चा खरीदेगा तो उसके जेब से पैसे लगेंगे 4 से 5,000 रुपए, ठीक है। तो 4 से 5,000 रुपए लगेंगे 2 से 3 महीने के बच्चे पे। तो वो जो मादा है जब 6 महीने का हो जाएगा, 6 महीने की हो जाएगी, तो क्या है, पहली बार हीट में आएगी, यानी मतलब गर्मी में आएगी, और वो गाभिन हो जाएगी 6 माह की आयु में ही। ये गाय भैंस के मुकाबले में कितनी जल्दी ये हीट में आ जाती है। तो 6 महीने की उम्र में जब वो गाभिन हो जाएगी, और मान के चलिए कि 2 से 6 महीने तक की उम्र के लिए 4 महीने का उसको दाना खिलाया, मोटा मोटी वो दाना खिलाने का जो खर्चा है 8,000 के आसपास लग जाता है। जैसे अगर हम ड्राई फीड खिलाते हैं तो अच्छा क्वालिटी का, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कम लागत में ज्यादा मुनाफा हमको मिल सकता है शुकर पालन के जरिए। और इससे जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपसे मांगे लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। शुकर पालन में कम समय और कम लागत लगती है, इसलिए इसे मुनाफे का व्यवसाय कह सकते हैं। शुकर को मांस के लिए पाला जाता है। शुकर पालने का फायदा ये है कि एक तो ये एक ही बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता रखता है, साथ ही इनसे मांस भी ज्यादा मिलता है। दूसरा, शुकर में दूसरे पशुओं की तुलना में साधारण आहार को मांस में बदलने की काफी ज्यादा क्षमता होती है, जिस कारण रोजगार की दृष्टि से ये पशु फायदेमंद साबित होता है। यानी अगर किसान शुकर पालन की शुरुआत करते हैं तो उन्हें ये व्यवसाय फायदा दे सकता है। शुकर पालन कोई भी किसान कर सकता है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग भी बाजार में अधिक रहती है। शुकर पालन के लिए घर बनाते समय सर्दी, गर्मी, बरसात, नमी और सूखे से बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। शुकरों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शुकर बाड़े में घूम फिर सके। बाड़े में कुछ छायादार पेड़ होने चाहिए, जिससे ज्यादा गर्मी के मौसम में शुकर पेड़ों की छाया में आराम कर सके। शुकरों के घर की छत ढलवा होनी चाहिए और घर में रोशनी व पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इनके रहने की जगह पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर अगर सही जानकारी लेकर शुकर पालन किया जाए तो ये मुनाफे का सौदा साबित होता है। तो जाना आपने किस तरीके से आप शुकर पालन क्षेत्र से जुड़कर अच्छी आमदनी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यही कि सही जानकारी आपको हो और इसके साथ साथ आपके जो पशु हैं अगर निरोगी भी रहेंगे तब भी आपकी जो लागत है वो कम हो सकती है। यहाँ डॉक्टर अशोक आपसे हम जानना चाहेंगे, अलग अलग रोगों के बारे में आपने जानकारी दी थी। सबसे पहले अगर हम खुरपका मुंहपका की अगर हम बात करते हैं, इसको कोशिश ये की जा रही है कि हमारे देश से जो बीमारी है उसको किसी तरह हम खत्म कर सकें और काफ़ी हद तक हमने इसमें सफलता भी पाई है, लेकिन कैसे देखते हैं आप इसको? जी देखिए, अभी जो है भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ये पशु अनुदान परिषद भी जो है, जो भारतीय पशु अनुदान परिषद है, वो भी उसमें जो है तकनीकी सहायता कर रही है जी। और ये पूरे देश व्यापी चलाया जा रहा है। पहले ये प्रोग्राम कुछ कुछ जिलों में या प्रदेशों में चलाया गया था, मगर अभी 2 वर्ष पूर्व जो है 2019 से ये प्रोग्राम जो है पूरे भारत में इसको लागू किया गया है जी। और इसमें कोशिश ये है कि जो है सभी किसान भाई जो हैं वर्ष में 2 बार इसका खुरपका मुंहपका का टीका कराएं। जो टीकाकरण के लिए भी जो हमारे पशुपालक हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका नरेंद्र जी। क्या जानना चाह रहे हैं? सर मेरे पास 3 भैंस हैं जी।
तो उसमें से एक भैंस जो है जो फर्स्ट पहले उसकी है, तो उसमें वो 5 महीने की मतलब अभी गाभिन जी, तो वो अपना शरीर नहीं बना पा रही है, जबकि मैं तीनों को ही बराबर चारा और खुराक जो बाकी की है वो सबको बराबर देता हूँ। 2 तो अच्छी हट्टी कट्टी मोटी है, मगर ये ना तो प्रॉपर खा पी रही है, ना कुछ मतलब शरीर बना। जी, यानी वजन नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए डॉक्टर शुभ, क्या जी नरेंद्र जी, एक तो आप उसको ऐसे कीजिए, वैसे तो तीनों को ही करा दीजिए, एक कीड़ों की दवाई जो है तीनों को ही दिलवा दीजिए, उसको भी दिला दीजिए। तो कई बार ऐसे होता है कि कई बार अगर पेट में कीड़े वगैरह हैं तो उसमें क्या है, जो खाया पिया है वो भी ठीक से लगता नहीं है, और कई बार पशु ठीक से खा ही नहीं पाता है, तो उससे एक परेशानी होती है। बाकी ये है कि थोड़ा स्वास्थ्य का, खाने पीने का वैसे ध्यान रखिए, और एक कुछ मिनरल मिक्सचर आप देते होंगे, अगर ना देते हो तो एक मिनरल मिक्सचर या हल्का सा नमक और ये सब जो है उसे मिला लें, उसे भी बीच बीच में उसे भी रेगुलरली दें। तो उसको देंगे और कीड़ों की दवाई एक बार दे देंगे तो मुझे आशा है कि थोड़ा पशु के ओवरऑल स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। जी बिल्कुल, सुधार देखिए यहाँ हो सकता है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब आप हमें जानकारी दे रहे थे खुरपका मुहपका की, तो क्या इसकी वजह से कुछ और भी जो दूसरी बीमारियां हैं वो आने की संभावना रहती है? जी, कई बार क्या होता है, जब ये आपका खुरपका मुहपका होता है तो उसमें जो पशु का जो एक रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो स्वस्थ पशु को एकदम उतना प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन यदि पशु का जो है जो प्रतिरोधक क्षमता अगर थोड़ी कम हो गई है तो जल्दी उसका वो करते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि पशु खुरपका मुहपका से ग्रसित होता है और गलघोटू नाम की बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। तो उसके लिए गलघोटू का भी टीका है, वो भी लगवाना चाहिए हमारे किसान भाइयों को नियमित अंतराल पे। और खुरपका मुहपका का भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हो भी गया है तो उस समय बहुत ज़्यादा देखभाल करने की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पशुओं को कई बार खुरों में, जीभ में छाले आ जाते हैं, खुरों में कई बार अगर ध्यान नहीं रखो मक्खियाँ बैठती हैं तो उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख कर साफ सफाई करके तभी वो जो है पशु उससे उबर पाएगा। वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हो ही नहीं, मगर फिर भी कुछ जगहों में हमारे अगर समस्या आ जाती है तो समय रहते उसका समाधान देखिए कैसे किया जा सकता है। और साथ ही यहाँ डॉक्टर सुनील, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर कोई किसान शुकर पालन की शुरुआत करना चाहता है तो क्या उसके लिए आवश्यक है कि पहले वो प्रशिक्षण लें और उसके बाद इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएं? जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई फार्मर पिगरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसको ये देखना है कि सबसे पहली बात कि अच्छे पिगलेट कहाँ से लेके आए, अच्छे बच्चे कहाँ से लेके आए। उसको प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि अच्छे पिगलेट की पहचान कैसी होती है, कैसे कहाँ से उसको अच्छे पिगलेट मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको दाने के बारे में बताया जाता है, किस तरह का दाना उसको खिलाना है, कितना दाना खिलाना है, रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, कैसा घर बनाना है, कैसे उसको गर्मी सर्दी से बचाना है, कैसे उसके प्रजनन को करवाना है, मोटा जैसे मादा और नर में जो संभोग किस टाइम करवाना है। तो ये सब चीजें प्रशिक्षण में सिखाई जाती हैं। अगर कोई फार्मर प्रशिक्षण लेता है तो उसको शुकर पालन स्टार्ट करने में बड़ी फायदा होता है। बिल्कुल, काफ़ी आसानी देखिए हो जाती है आपको, क्योंकि इसके ज़रिए अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो मिल पाती हैं। फिर चाहे हम ऋण की बात करें या जो दूसरी सुविधाएं हैं उनकी जानकारी आपको बेहतर तरीके से हो जाती है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, यशवंत जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो यशवंत जी। हाँ, मेरा सवाल ये है सर जी, हमारे यहाँ जो नस्ल सुधार के लिए हमको सांडों की आवश्यकता है जी, तो वो सांड हमको जो हम चाहते हैं साहिवाल है और वैसे जानवर, मतलब जो सांड हमको कहाँ किस तरह प्राप्त हो सकते हैं, कितनी राशि जमा करके पशु चिकित्सालय वाले हमको उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरा एक ये हमारे यहाँ शहर में शुगर बहुत है, शिवपुरी शहर में जी, अभी गोलियों से मार करके ऐसे मतलब हमारे सुअरों को मारा गया। हम चाहेंगे कि सुअरों को मारा ना जाए और उनको शिफ्टिंग के द्वारा हम उनको कहाँ पर किस तरह
उनको खाने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, बाड़े हमारे कितने साइज के हों जिसमें हम उनको शिफ्ट कर सकें, क्योंकि शिवपुरी में हजारों की संख्या में हमारे सुअर है। तो चलिए बिल्कुल, पहले जो आपका सवाल था उसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेते हैं। व्यवस्था भी होती है तो उसको हम दूर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर शुभ। देखिए, जैसे आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं यशवंत जी, तो मध्य प्रदेश में जो मतलब क्या प्रदेशों में और भारत सरकार के भी और प्रदेश सरकार के भी फार्म बनाए गए हैं सांडों के लिए। जो मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो इन्हें अच्छी नस्ल के साहिवाल और उसके सांडों की जरूरत थी। दूसरा, अभी जमाना यशवंत जी थोड़ा चेंज हो रहा है और कृत्रिम गर्भाधान पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और कृत्रिम गर्भाधान में 2-3 बातें बड़ी अच्छी हैं। एक तो उच्च क्वालिटी का, जिस प्रजाति का, अगर आप साहिवाल का चाहते हैं, अगर आप गिर का चाहते हैं, उसका आप सीमेन उपलब्ध होगा। और क्योंकि उसका प्रॉपर चेक होता है तो उसमें कोई बीमारी वगैरह आने का पशु में डर नहीं रहता है जी। तो कृत्रिम गर्भाधान भी, अगर अभी सांड की उपलब्धि नहीं है तो ये एक उपाय है कि कृत्रिम गर्भाधान जो सरकार की तरफ से किया जाता है, आप अपने निकट पशु चिकित्सालय या उसकी कोई डिस्पेंसरी होगी जी, उन्हें जो है, जैसे ही आपके जो भी पशु है वो गर्मी में जैसे ही आता है और वो लक्षणों की आपको पहचान होगी जो है, तो वो जैसे ही लक्षण दिखाता है उसे तुरंत जो है आप उन्हें बता दें। अगर शाम को लक्षण में आया तो सुबह उसका गर्भाधान हो जाए, उस तरीके उसका फिक्स समय होता है, उसी समय में कराना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए एक बेहतर विकल्प है कृत्रिम गर्भाधान का आपके पास, और कोशिश यही कि जो अलग अलग सीमेन स्टेशन हैं वो हमारे पशुपालकों की निकटतम ही रहे, जिससे उनकी जो अगर इस तरह की समस्या आती है तो वो दूर भी हो सके और साथ ही नस्ल सुधार जैसे जो कार्यक्रम है उनको भी इसके जरिए बढ़ावा मिल सके। यहाँ साथ ही डॉक्टर सुनील, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, शुकर पालन के लिए अगर आवास व्यवस्था की हम बात करें, जो दर्शक थे वो भी जानना चाह रहे थे, कितनी एक अगर शुरुआत में हमें इसकी आवश्यकता होगी अगर आवास की खासतौर से बात करें तो? सबसे पहले तो इसमें देखिए, जब कभी भी हम शुकर के लिए घर बनाना चाहते हैं, ये मान के चलना है कि सारा घर एक बार में ही नहीं बनाना है, फ्यूचर में एक्सपेंशन को लेके सोच के चलना है, ताकि मेरे कहने का मतलब कि एक बार में पूरा घर नहीं बनाना, धीरे धीरे घर का विस्तार करना है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे बढ़ाने हैं। ठीक है, तो पहले में घर छोटा बनाएंगे। अब मान के चलिए कि आपको घर बनाना है, मोटा मोटी मान के चलिए कि एक शुकर के लिए जो एक नर, वयस्क नर है, ठीक है, उसके लिए जो आप एक घर बनाएंगे उसमें 2 भाग होते हैं। एक तो कवर सेट जिसको बोलते हैं घेरा हुआ, जिसके ऊपर छत होती है, और एक बाहर की तरफ जिसमें ओपन बोलते हैं, ताकि उसमें एक्सरसाइज करे, धूप सेक सके। तो जो कवर क्षेत्र है आमतौर पर मान के चलिए कि वो 8 फुट की चौड़ाई और 7 फीट की लंबाई, ठीक है, मोटा मोटे मान के चलिए कि 50 से 55 स्क्वायर फीट का हो गया। और इतना ही उसके लिए ओपन, ये हो गया नर वयस्क के लिए, और इतना ही एक मादा वयस्क के लिए। लेकिन जिसके साथ बच्चे हैं मादा के साथ, उसका क्षेत्र थोड़ा बढ़ाएंगे हम, कवर भी और ओपन भी। और जो ग्रोवर बोलते हैं, जिनको जो वृद्धि दर के होते हैं, मोटा मोटी मान के चलिए कि 4 महीने से लेके 6 महीने 7 महीने के बीच के हैं, उनके लिए आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि 20 फीट बाय 10 फीट का, और उसमें आप 10 से 15 बच्चे एक साथ रख सकते हैं जी। ठीक है, यानी आवास व्यवस्था जो है हमें बेहतर रखनी होगी, जिससे किसी भी तरह की जो समस्या है वो हमारे शुक्रपालकों के सामने न आए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। नंद स्वरूप मिश्रा हूं बाराबंकी से जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाड़े के मौसम से हम जो है गर्मी के मौसम की ओर जा रहे हैं, तो इनमें पशुओं को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है जिससे हम सचेत रहें। दूसरी चीज, जो हम दूध लेते हैं पशु से, तो दूध लेने के बाद हम लापरवाही बरतते, उसी थनैला रोग हो जाता है, तो दूध लेने के बाद हमें कौन सावधानी बरतनी चाहिए, दूध लेने के पहले हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए दुधारू पशुओं के लिए? जी बिल्कुल, डॉक्टर अशोक क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए मिश्रा जी, एक तो क्या होता है जब मौसम में जो है बदलाव आता है, तो जो आपका एक तो खान पान का, जो फसलें सर्दियों में रहती हैं अभी थोड़ा बदल जाएंगी, बरसात में फिर दूसरी आ जाएंगी, तो खान पान में एकदम अचानक से बदलाव ना करें, धीरे धीरे करके करें, क्योंकि वो पशु को एकदम आदत नहीं होती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो उसके रख रखाव में तो हमेशा हम बताते हैं कि मौसमानुरूप और साफ़ सफाई उस हिसाब से रखनी चाहिए, ताकि पशुओं को, और जो आपने थनैला की बात की वो तो उसमें तो साफ सफाई बहुत आवश्यक है। आप ये ध्यान रखें, जहाँ पे पशु को बांधते हैं, दुधारू पशु को,
वो सूखा होना चाहिए। और जब आप दूध धो रहे हैं उससे पहले थनों को अच्छे से साफ कर लें और उसे अच्छे से साफ करने के बाद ही दूध धोएं। कई बार अगर आपको आवश्यकता लगता है कि बहुत गंदा है तो आप एक लाल दवाई करके आती है उससे भी थोड़ा धो सकते हैं। और कई बार यह भी सलाह दी जाती है कि किसी सॉफ्ट तौलिए से या उससे थोड़ा सुखाया जा सकता है बाद में, दूध धोने के बाद में। और ये ध्यान रखें कि जब आपने दूध दुहा तो जो थन से दूध आ रहा है तो वो छेद उस समय खुला होता है। वैसे तो वो थोड़ा बंद रहता है जी, हर समय तो वो नहीं खुला रहेगा। पर दूध आपने धो लिया, दूध धोने के तुरंत बाद ऐसे नहीं होगा कि आपने दूध धोना बंद किया और वो छेद बंद हो गया। तो वो उसमें एक तो पशु को दूध देने के जैसे आपने दूध निकाला, ऐसे नहीं कि पशु एकदम बैठ जाए और गंदी जगह ना बैठ जाए, क्योंकि वो अगर वो एकदम बैठ गया और कोई साफ सफाई नहीं है और वहाँ पे जो है अगर कोई संक्रामक जीवाणु है तो वो छेद के जो है उस छेद से अंदर चला जाता है जो बाद में समस्या बनता है। दूसरा, थनैला में ये ध्यान रखें कि दूध जो है सही समय पे निकालें। ऐसा ना हो कि मतलब दूध ज़्यादा देने वाली है तो उस तरीके से आप अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, दूध थनों में बहुत देर तक ना रहें, इस तरीके का थनों में कोई चोट वोट ना लगे, कोई हार्श वो ना करें। तो अगर इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो थनैला का प्रभाव कम होगा और उससे पशु इस बीमारी से बच सकता है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पशु है उसको हम अलग अलग रोगों से बचा सकें। और जैसा कि डॉक्टर अशोक ने बताया कि जो थनैला रोग है ये तो काफ़ी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है और ऐसे में सावधानी जो है अगर वो अपनाएंगे तो इस रोग से अपने पशु का बचाव कर सकेंगे और इसके साथ साथ आपकी जो लागत है वो कम रहेगी और मुनाफा बढ़ सकेगा। आगे भी आपको इस विषय के बारे में लगातार हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुओं में जो प्रमुख रोग होते हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाए और शुकर पालन जो है वो कैसे आपके लिए और ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल हमारे साथ श्याम जी जुड़े हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से। श्याम जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ, सवाल ये है जी, हमारी गाय के ब्याने में अभी 4-6 दिन का टाइम है जी, और गाय आज सुबह से रेंक रही है जी, तो किस तरह के लक्षण हम मान सकते हैं? बता रहे हैं इनकी जो गाय है उसको अभी ब्याने में अभी समय है 3-4 महीने का, लेकिन वो लगातार अलग अलग आवाज़ें जो हैं अभी फिलहाल निकाल रही है जो जी, आप उसमें ऐसा करें, एक बार ना हमारे मथुरा में तो पूरा पशु विज्ञान का पूरा विश्वविद्यालय है, और एक बार वहाँ पे थोड़ा सा किसी को बुला के एक बार उसे दिखा के देख लें, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये ठीक तो नहीं है, मगर आप ये भी ध्यान रखें कई बार 2-3 दिन पहले भी पशु ब्याह जाता है। आवश्यक नहीं होता कि आखिरी दिन ब्याए, पूरा वो करके 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो थोड़ा तो एक तो ये ध्यान रखें, दूसरा ये भी ध्यान रखें कि उसे पीछे से कोई स्राव या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, कोई अलग समस्या तो नहीं है जी। तो थोड़ी सावधानी आपको इसमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर अशोक, हम देखते हैं कि और प्रमुख रोगों में है ब्रुसेलोसिस की अगर बात की जाए, जिसमें गर्भपात जैसी बड़ी जो समस्या है उसका सामना पशुपालकों को करना पड़ जाता है, उसकी किस तरीके से हम उसमें बचाव कर सकते हैं? जी, जो इन्होंने बताया वो तो ब्रुसेलोसिस का केस नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रुसेलोसिस का में जो है क्या है, जब तीसरा ट्राइमेस्टर जो अगर हम 9 महीने का उसको 3-3 महीने में बांटते हैं तो वो शुरू होता है, तो उसमें गर्भाधान हो जाता है। हाँ, एडवांस प्रेगनेंसी में होता है, आखिरी तिमाही में, यानी आखिरी तिमाही में उसमें जो है गर्भ गिर जाता है। तो और उसमें एक तो यही ध्यान रखें कि कभी भी अगर किसी भी पशु को आखिरी तिमाही में गर्भ गिरा है तो उसे नंगे हाथ ना छुएं, और जो है उसे दस्ताने पहन के उसके, क्योंकि अगर उसमें ब्रुसेलोसिस हुई तो उससे कई बार ब्रुसेलोसिस मनुष्यों को भी लग जाती है जी। जूनोटिक एक बीमारी है। ये जूनोटिक बीमारी है। और जो बछड़ा वो जो भी या बछिया जो भी गर्भ था उसको जो है उसका डिस्पोजल प्रॉपर करें जी। वो जो है उसमें वहाँ पे चूना वगैरह डाल के उसको या तो गाड़ दें वहाँ पे जो है कहीं पे। जेर की समस्या भी जैसे रहती है, जेर की समस्या भी जैसे जेर का ऐसे में कई बार रिटेंशन होता है, तो उसे जो है खुद खींचातानी ना करें। कुछ दवाइयाँ आती हैं, उनसे अगर निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे पशु चिकित्सक होते हैं वो उसे निकाल देते हैं, वो पूरी सावधानी रख के निकालते हैं। उन्हें आप पूरा बता दीजिए कैसे कैसे था, और जो निकलेगी उसको भी फिर आप गड्ढे में भी ये ध्यान रखें, एक तो गड्ढा थोड़ा गहरा हो, दूसरा उसमें चूना वगैरह डाल दें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो कुत्ते वगैरह होते हैं, अगर आपने ऐसे ही हल्का सा डाल दिया, हल्की सी मिट्टी डाल दी, तो कुत्ते वगैरह उसको जो है वो खोद लेते हैं कई बार, तो उसको जरूर ध्यान रखें। और वैसे आजकल ब्रुसेलोसिस पे जो है टीकाकरण का जो है कार्यक्रम भारत सरकार ने चला है, और उसमें बार बार भी टीका नहीं लगवाना होता है। पूरी उम्र में जो है जो बछिया होती है वो फीमेल कोई मादा वो पशु को ही लगता है जी। और मादा पशु को ही भी शुरू में ही जो बछिया जो है, जैसे आपकी 5-6 महीने की हो, 4 से 6 महीने के बीच में आप वो ब्रुसेलोसिस का टीका एक बार लगवा लें, तो आगे के लिए वो समस्या कम हो जाती है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से रोकथाम जो है वो आप कर सकते हैं इस रोग की। यहाँ डॉक्टर सुनील आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे शुकर पालन की हम बात करते हैं, आपने बताया किस तरीके से इनका आहार और आवास की तो जो व्यवस्था है वो की जा सकती है, लेकिन क्या शुकर पालन क्षेत्र में किसी तरह का जो आर्थिक मदद है वो भी एक किसान को मिल सकती है अनुदान के रूप में? जी, भारत सरकार की तरफ से कुछ स्कीम है, जैसे नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में कुछ हेल्प मिलती है, नाबार्ड से भी कुछ लोन में हेल्प मिलती है। इसके अलावा किसी भी फार्मर को शुकर पालन के लिए कुछ भी मदद चाहिए, सबसे पहले वो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक से संपर्क करें जी। ये स्कीम राज्य सरकारों द्वारा भी चलाई जाती है, हर राज्य में अलग अलग स्कीमें होती है, उनका सबसे अच्छा ब्यौरा उनके निकटतम पशु चिकित्सालय से ही लगता है। तो मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाएं और वहां से स्कीमों के बारे में पता करें और शुकर पालन को सुचारू रूप से स्टार्ट करें।
बिल्कुल डॉक्टर सुनील, लेकिन जिस तरीके से शुकर पालन की आपने बताया शुरुआत जब हम करते हैं, तो इसमें कौन सी प्रमुख नस्लें हैं जिनका चयन करना हमारे जो शुकर पालक हैं उनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है? जी, शुकरों में 3 तरह की नस्लें होती हैं। एक तो है जो विदेशी नस्लें, एक है देसी नस्लें और एक है संकर प्रजातियां। जो विदेशी नस्लें हैं जो भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले और कुछ सालों पहले भी इंपोर्ट की थी, उनमें है एक तो है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर जो सफेद रंग के होते हैं, कान खड़े होते हैं जी। होता है ड्यूरोक जो ब्राउन या रेड कलर का होता है, और हैम्पशायर जो काले रंग का होता है लेकिन उसके शोल्डर पे, कंधों पे और पांव तक व्हाइट पट्टी होती है, ये व्हाइट बेल्ट कह सकते हैं, उसको हैम्पशायर बोलते हैं। ये मुख्य तौर पर जो विदेशी नस्लें हैं। इसके अलावा जो देसी नस्लें हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पाई जाती हैं। जैसे आप बात करेंगे असम में धूम है, यूपी में गुर्रा है जी, न्यांग मेगा है, माली है, तनीवो है, जोवाक है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जात पाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी देसी ब्रीड है और जो विदेशी ब्रीड है उनको मिक्स करके उनकी ब्रीडिंग करवा के एक साइंटिफिक वे में कुछ प्रजातियां बनाई जाती हैं, उनको क्रॉस ब्रीड बोलते हैं जी। ठीक है, जैसे रानी एक वैरायटी है, एक आशा है, HDK 75 है। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जो हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। अलग अलग नस्लें हैं जिनका चयन देखिए हमारे जो शुकर पालक है वो कर सकते हैं और क्षेत्र अनुसार भी, जैसा डॉक्टर सुनील हमें यहाँ जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं झुंझुनू राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका धर्मवीर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना धर्मवीर जी। सर राजस्थान से धर्मवीर जी। हाँ सर, पक्षी है वो सुई लगाते बार बार ठहरे नहीं है, ठहर नहीं रही है जी, गड़बड़ को नहीं हो रही जी। जी धर्मवीर जी, एक तो आप उसमें ये देखिए कि उसमें जब वो जो है जो स्राव आता है, जब वो हीट में आती है वो साफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। अगर आप उसमें कोई मवाद टाइप का या सफ़ेद वो आता है या उस तरीके का आता है तो इसका मतलब उसमें कोई संक्रमण हो सकता है। दूसरे ये ध्यान रखिए कि सही समय पे जो है वो गर्भाधान कराना है, उसका नियत समय होता है जी। आप जो आते हैं करने के लिए उन्हें बताइए कि मेरी गाय को इस समय से आना शुरू हुआ था, मेरे पशु को, और अभी मुझे उसको वो कराना है, तो वो नियत समय पे वो करेंगे। अगर आपको संक्रमण की कोई भी आशंका ऐसे लगती है या आपका पशु चिकित्सक बताता है कि संक्रमण हो सकता है, तो आप एक बार उसको जो है वो बता देगा, देख के संक्रमण की दशा क्या है पशु चिकित्सक बता देगा जी। उसे गर्भाधान ना करा के उसमें उसे दवाई डालेगा, वो उसमें अंदर दवाई डालेगा और बाहर से भी दवाई देगा, और फिर अगर जब वो संक्रमण समाप्त हो जाएगा तब वो आप जो है तब गर्भाधान कराइए, तब पशु को गर्भित कराया जाए। ये एक कारण होता है। दूसरा कारण कई बार क्या होता है जी कि आप आहार भी देखें कि आपका नियमित है या नहीं है, किसी मिनरल की कमी तो नहीं है, मिनरल मिक्सचर वगैरह सही से खिला रहे हैं, तो उसको भी एक बार आप जो है थोड़ा अवलोकन कर लें। साथ ही डॉक्टर अशोक, अगर जैसे पेट में कीड़ों की समस्या होती है तब भी इस तरह की क्या आ सकती है समस्या? जी, पेट के कीड़ों से तो हर तरीके की समस्या आ सकती है। उस पेट के कीड़ों में क्या है कि पशु का एकदम मौत होने की वजह पशु वैसे कमजोर होता चला जाता है, सही से खाएगा नहीं जी, सही से जो है उसका जो खाएगा वो सही से लगेगा नहीं, तो उसमें तो कई सारी बीमारियां भी आ सकती हैं। और वो जो उसका साइकिल है फिजियोलॉजिकल, वो चाहे गर्भाधान करने की हो या हीट मारने की हो, वो सब भी डिस्टर्ब हो सकता है जी। तो ये तो हमेशा हम लोग सलाह देते हैं अपने किसान भाइयों को कि हमेशा 2 बार जो है बरसात शुरू होने से पहले और जब बरसात समाप्त हो जाती है सितंबर अक्टूबर में 2 बार पेट के कीड़ों की दवाई, वो बहुत महंगी नहीं आती है, बड़ी सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप पशु चिकित्सक की सलाह से वो जो है 2 बार जरूर कीड़ों की दवाई दे पशु को। चलिए बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अब्दुल सलाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अब्दुल जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर, हम जानना चाह रहे हैं, हमारी गाय कल बच्चा दिया है जी, तो पीछे की 2 लड़ जो है फटी हुई है और हाथ नहीं लगाने देती जी। ऐसे में क्या जेर फंसी हुई है? नहीं, ज्यादा नहीं है, मीडियम समझ। हाँ, वो थोड़े से भी जो है तो आप उसे हाथ ना लगाएं, उसे जो है आप या तो जो है पशु चिकित्सक दवाई बता देगा, खाने की कुछ दवाई आती हैं वो उसको दीजिए, वो उससे निकल जाएगी।
और नहीं तो उसे फिर आप पशु चिकित्सक की या जो भी वहाँ पे उपलब्ध हो डिस्पेंसरी में या चिकित्सालय में, उनकी सहायता से ही उसे निकालिए। अगर आप स्वयं उसे खींचना नहीं है, अगर आप उसे खींचेंगे या वो कुछ करेंगे तो वो कहीं जैसे फंसे रहते हैं। वो अंदर क्या होता है, वो क्योंकि जब बच्चा अंदर होता है तो गांठें तरीके की होती हैं, उसमें कुछ माँ का गर्भाशय का हिस्सा होता है और जेर का होता है, तो वो उसमें आपकी वजह से संक्रमण हो सकता है अगर आप उसे मिस हैंडल करेंगे और उसे खींचेंगे तो वो टूटेगा कहीं से, कुछ वैसे इंजरी हो सकती है। तो आप उसे पशु चिकित्सक क्या करता है, उसे जो है धीरे से हटा देता है और फिर वो उसे निकालेगा। और वो ये भी ध्यान रखेगा ग्लव्स वगैरह पहन के कि अगर कोई ऐसा कोई संक्रामक रोग है या कुछ है तो वो भी सावधानी ली जा सकती है जी, क्योंकि अभी अगर ऐसे हो रहा है तो कुछ समस्या हो सकती है उस प्रकार की भी, जरूरी नहीं है कि ऐसी समस्या हो, मगर हो सकती है जी। तो ये सावधानियां रखें, पहले दवाई खिला के देखें, नहीं तो फिर पशु चिकित्सक द्वारा उसे निकलवा लें। उसे ज़्यादा समय तक रहने भी ना दें, वो भी नुकसान करती है। चलिए, बिल्कुल इस बात का देखिए ख्याल आपको रखना होगा। साथ ही डॉक्टर सुनील, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब शुक्र पालन की हम बात करते हैं तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसे प्रमुख रोग हैं जो हमारे शुक्र पालकों के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं? जी, शुक्रों में जो प्रमुख रोग हैं उनमें सबसे जो प्रमुख रोग है क्लासिकल स्वाइन फीवर है जी, उसको शुक्र ज्वर भी बोलते हैं। इसके अलावा जैसे सर ने पहले बताया था कि गाय भैंस में एफएमडी होता है, एक क्लिप भी दिखाई गई थी, तो ऐसे ही शुक्रों में एफएमडी भी होता है। इसके अलावा आजकल जो एक बड़ी बीमारी चली हुई है, कुछ टाइम पहले इसका आउटब्रेक हुआ, अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी एक बड़ी बीमारी है जी। इसके अलावा एक बीमारी और है PRRS, पोर्साइन रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम, ये भी एक बड़ी भयंकर बीमारी है। इसके अलावा कुछ जीवाणु जैसे बैक्टीरिया से होने वाले जो बीमारी है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है या ई कोलाई की इन्फेक्शन है, ये कुछ तरह की कॉमन बीमारियां हैं जो शुक्रों में होती है, जिससे बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। और जो खासकर बच्चे हैं उनमें डायरिया होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये कुछ मुख्य बीमारियों के नाम मैंने आपको बताए हैं जी, जिससे कि हर पर जागरूक रहें। बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, हमारी मासे हमें भैंसे जी। सियाराम जी। हेलो जी। अजी मेरे भैंसे हैं 4 जो हरदम इन्हें खांसती रहती है सर, खांसती रहती है जी। हाँ जी जी, अगर सियाराम जी ऐसे अगर लगातार खांस रही हैं तो उन्हें कोई संक्रमण हुआ। हाँ जी जी जी, तो उन्हें कोई संक्रमण हुआ होगा। अगर अभी 1-2 दिन ऐसे हो रहा है तो ये हो सकता है मौसम परिवर्तित हो रहा है, कई बार हो जाता है, ठंडा लग गया है, कुछ हो गया, जैसे मनुष्य में होता है ऐसे ही पशुओं में भी होता है। लेकिन यदि ज़्यादा समय तक खांस रही हैं, आप ये देख लीजिए बहुत कमज़ोर, अगर बहुत कमज़ोर तो महसूस नहीं कर रही हैं, और अन्यथा सबसे अच्छा यह है कि एक बार पशु चिकित्सक को दिखा के आप परीक्षण करा लें। उसे खांसी अगर ज़्यादा दिन तक रहेगी और कोई ऐसा संक्रमण है जो ज़्यादा नुकसान कर सकता है तो उसका तुरंत जो है उसका इलाज संभव है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी कि आपके जो निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे आप ज़रूर सलाह लें। लेकिन खासतौर से डॉक्टर अशोक, हम देखते हैं जो रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन पशुपालक जो हैं उनमें टीकाकरण को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। उसके लिए किस तरीके से और आपको लगता है जागरूकता की आवश्यकता है अभी? देखिए, टीकाकरण के लिए तो किसान भाइयों में कुछ तो जागरूक हो गए हैं, मगर अभी भी बहुत हमारे किसान भाई ऐसे हैं और कई बार भ्रांतियाँ भी कोई फैल जाती हैं, कई बार इस तरीके से भी होता है। मगर किसान भाई ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि टीकाकरण बहुत आवश्यक है, और बीमारी का अगर सही समय पर टीका लगाया है तो आप काफ़ी बड़े नुकसान से बच जाते हैं जी। और कई सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका टीका अभी उपलब्ध है, पशु चिकित्सालय में भी उपलब्ध है, जैसे आपका खुरपका मुंहपका है उसका उपलब्ध है, गलघोटू का उपलब्ध है, और फिर जैसे अभी बता रहे थे क्लासिकल स्वाइन फीवर शुक्र में जी, उसका टीका उपलब्ध है। और जो अलग अलग रोग हैं उनके लिए सीप और गोट ये रहते हैं, भेड़ बकरियां, इसमें कुछ बीमारियां, PPR जैसे PPR का टीका तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो विकसित हुआ है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो ये सब टीके अगर जिन बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं उन्हें लगा लेंगे तो काफ़ी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। उसमें ये ध्यान रखना होता है, समय का ध्यान रखना होता है।
अगर 6 महीने का अंतराल है तो 6 महीने का होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि वर्ष में 2 बार लगवाना है, एक बार लगवा लिया, 3-4 महीने बाद फिर लगवा लिया, मगर वो फिर 8-9 महीने ऐसे ही रह जाएगा जी। तो जितना अंतराल बताया गया है उसी अंतराल पे, सही उम्र पे जी। और टीका लगवाने से पहले भी, जो आप कीड़ों की बात थोड़े समय पूर्व कर रहे थे, कीड़ों की दवाई कुछ दिन पहले देके अगर टीका लगवाएं तो ज्यादा अच्छा प्रभाव होता है। यानी पहले डीवर्मिंग करा लें जी, पहले डीवर्मिंग करा लें, उसके कुछ दिन बाद जो है 1-2 हफ्ते बाद टीका लगवाएं तो ज्यादा अच्छा असर होगा। अगर कीड़े वगैरह होंगे तो सब समाप्त हो जाएंगे। तो टीका भी कई बार ना पशु के स्वास्थ्य पे निर्भर करता है कि टीके का कैसा रिजल्ट आएगा जी, और टीके की गुणवत्ता भी अपना मायने रखती है। तो देखिए किस तरह का असर जो है वो पशु की सेहत पर पड़ता है जब अलग अलग रोग होते हैं। और अगर आप समय से टीकाकरण कराते हैं और तमाम सावधानी बरतते हैं तो और भी ज़्यादा हम मान सकते हैं जो आपके पशु का स्वास्थ्य है वो बेहतर रह सकता है। लेकिन आवश्यकता है तो सिर्फ जानकारी की। साथ ही यहाँ डॉक्टर सुनील आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि ना सिर्फ अलग अलग जो बीमारियाँ हैं वो तो परेशान करती हैं, लेकिन अगर एक किसान शुकर पालन की शुरुआत करता है तो कितने दिनों से हम मान सकते हैं जो मुनाफा है उनका शुरू हो सकता है? जैसा आपने शुरुआत में जिक्र किया था किसानों के लिए एटीएम से कम नहीं है जी। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए किसी ने 2 से 3 महीने की मादा बच्चा खरीदा है तो 5 से 6 महीने की उम्र में वो गाभिन हो जाती है, ठीक है। तो अगले 114 दिन बाद मोटा मोटी मान के चलिए कि 10 महीने में पहली क्रॉप आ जाएगी जी। तो कम से कम भी वो 10 बच्चे देगी, जिंदा बच्चे देगी। तो जैसे ही उन बच्चों की कीमत आप मान के चलेंगे तो एक बच्चा की कीमत मैंने कही थी 4 से 5 हजार रुपए, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि उसको 40 से 50 हजार रुपए का मुनाफा तो वो हो ही गया, और साथ में उसकी मादा की वैल्यू है, ठीक है। और खर्चा कितना लगा? मैंने कहा था कि 7 से 8 हजार रुपए दाने का खर्चा आया और 4 हजार का उसने बच्चा खरीदा था, तो 12 हजार खर्चा हो गया। और 3 हजार और आप एक्स्ट्रा कॉस्ट मान के चलिए कि उसके ऊपर मैनेजमेंट का लग गया, कोई छोटी मोटी दवाई का खर्चा लग गया, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 15 हजार रुपए उसका खर्चा हो गया। और उसको बच्चे मिले 40 से 50 हजार रुपए के, और साथ में मादा का तो उसके पास है ही। देखिए कितना ज्यादा फायदा होता है शुकर से जी। तो करीब 2 से 3 गुना फायदा देखिए आप ले सकते हैं अगर आप सही ढंग से शुकर पालन करते हैं। और उसके साथ साथ जरूरी यही कि आप प्रशिक्षण भी पहले ले लें जिससे आपको और आसानी हो सके। आगे भी हमारे जो दोनों विषय हैं इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी
पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुओं में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं और शुकर पालन कैसे आपके लिए एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ रोशनलाल जी जुड़े हैं सिरसा हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर, ये पशुओं का जो स्वास्थ्य कार्ड है जी, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं देती है और वो स्वास्थ्य कार्ड है पशु के मालिक के पास रहता है या डॉक्टर के पास रहता है जी, और इसमें कीड़े की गोलियां या ये जो मिनरल मिक्सर ये आते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से? चलिए बिल्कुल। किस तरह की सुविधाएं डॉक्टर अशोक मिल रही हैं? पशुपालक के लिए एक तो जैसे अभी मेरे साथी ने बताया था कि जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसके तहत काफ़ी सारी परियोजनाएं जो हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। फिर पशुओं के रोकथाम के लिए जैसे टीकाकरण, जैसे खुरपका मुंहपका या ब्रुसेलोसिस, और सूकरों में जो है क्लासिकल स्वाइन फीवर के विरुद्ध, छोटे शीप और गोट, छोटे पशुओं में जो है शीप और गोट में उनमें पीपीआर नाम की बीमारी होती है जी, उसका टीकाकरण। तो इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से और किसान भाइयों को इन सब का लाभ लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए लाभ आपको मिल सकता है और खासतौर से इस बार के बजट की हम बात करें, यानी बजट 2022-23 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हमारे मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय की अगर बात की जाए तो बजट बढ़ाया गया है जिससे कि हमारे जो पशु हैं वो और बेहतर रह सकें, उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पशुधन है जितना वो बेहतर रहेगा, हमारे जो किसान हैं उनका आर्थिक विकास भी इसके ज़रिए हो सकेगा। साथ ही डॉक्टर सुनील, यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हम लगातार बात कर रहे हैं शुकर पालन कैसे एक लाभकारी व्यवसाय जो है वो बन सकता है, लेकिन इससे जुड़कर जो हमारे किसान हैं कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि ना सिर्फ एक किसान, क्योंकि एक धारणा ये रह जाती है कि अगर शुकर पालन आप कर रहे हैं तो शायद उस क्षेत्र में गंदगी रह सकती है और उसी वजह से जो लोग हैं थोड़ा पीछे भी हटते हैं। इस धारणा को कैसे बदला जा सकता है? जी, आपने ये बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है। सबसे पहले तो हमें अब लोगों को अपना माइंड सेटअप चेंज करना है कि अधिकतर लोग शुकर पालन को एक बैकयार्ड सिस्टम, पिछड़ी हुई प्रणाली के हिसाब से ही पालते हैं। एक घर में 1 या 2 4 पीक पालते हैं। उसको जब तक वो कमर्शियल एंगल से नहीं देखेंगे, एक प्रोफेशनल व्यवसाय की तरफ से नहीं देखेंगे, तब तक उसमें से लाभ होने के चांस कम है। उसको एक तरह से बिजनेस की तरह सोचना है जी। अब मान लीजिए सिर्फ 2 या 4 पीक से तो ज्यादा फायदा होना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे अपने पिगरी फार्म को बढ़ाते रहना है। उसके लिए साइंटिफिक वे में पालन करना जरूरी है। सबसे पहले ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद अच्छी जात के, अच्छी नस्ल के शुकरों का खरीद करना चाहिए और खास बात जो शुकरों में जो दाना खिलाना है वो एक साइंटिफिक बैलेंस राशन खिलाना चाहिए। आमतौर पर जो शुकरों को खाना खिलाया जाता है वही जो घर में कुछ बच गया या कुछ बेल पत्ते बच गए उनको गर्म करके खिला दिया, उससे उसकी ग्रोथ इतनी नहीं होगी जितनी कि हमें उसको कमर्शियल एंगल से सोचना चाहिए। उस जो हम अभी दाना खिलाते हैं या जो कुछ घर में बचा हुआ दाना होता है उससे जस्ट उसकी मेंटेनेंस तो रहेगी शुकर की, लेकिन उसकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो कम रहेगी।
एक साइंटिफिक राशन खिलाएंगे तो उससे क्या है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए बीमारियों से बचाने के लिए, उसको प्रयास करने चाहिए। और एक खास बात, कृत्रिम प्रजनन की एक तकनीक को भी सुकरों में अपनाना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक गांव में, जैसे मैं असम में देखता हूं या नॉर्थ ईस्ट में, मुश्किल से 2-4 ही मेल होते हैं। और मान लीजिए उस गांव में 50 फीमेल हैं, तो वो 2-4 मेल के ही बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो उससे क्या है ना, इनब्रीडिंग होती रहती है। जब इनब्रीडिंग होती है तो बच्चों का जो ग्रोथ है, उनकी जो वजन है वो कम होता है। तो अगर आप AI यूज कर रहे हैं तो उससे क्या है, हम मेल की या सायर लाइन चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या है ना, एक उत्तम नस्ल का वीर्य है। जैसे सर ने भी बोला था कि AI यूज करेंगे, जब उत्तम नस्ल का वीर्य है हम एक मादा में डालेंगे, उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी अच्छी नस्ल के पैदा होंगे, उनकी वृद्धि, उनकी ग्रोथ, उनका वेट, उनकी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने बताया, वैक्सीनेशन है, कृत्रिम प्रजनन है, अच्छा साइंटिफिक दाना है, अच्छा रखरखाव है। इनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो तभी एक अच्छा पिगरी फार्म बनेगा। जी बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि जो बेहतर रखरखाव है वो जरूरी हो जाता है, तो आवास में साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें। बिल्कुल जरूरी है जी, बिल्कुल। साफ सफाई के लिए देखिए, हमेशा पिगरी का जो घर है गर्मियों के हिसाब से बनाना है, और उसी फार्म के घर को सर्दियों में एडजस्ट करना है। मेरी बात समझिए, जब मैं क्या कह रहा हूँ कि घर को हमेशा गर्मियों को देखते हुए बनाना है और सर्दियों में उसी घर को एडजस्ट करना है। और उसमें साफ सफाई के लिए कम से कम दिन में 2 बार साफ सफाई करनी है। ब्लीचिंग पाउडर टाइम टू टाइम डालना है, लाइजोल डाल सकते हैं। बाहर के लोगों को फार्म में नहीं आने देना चाहिए, विजिटर्स की एंट्री बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक साथ 10 से 12 बच्चे देता है जी, लेकिन जब बीमारी आ जाए तो मरते भी एक साथ ही हैं बहुत सारे। तो बायोसिक्योरिटी मेजर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, टीकाकरण बहुत जरूरी है, डीवर्मिंग, कीड़ों की दवाई देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अच्छा दाना खिला भी रहे हैं, अगर आपने उनको डीवर्मिंग नहीं की तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। खासकर सुकरों में अस्कैरिस होता है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ रुकी होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी फायदा होगा। बिल्कुल, भले ही छोटी बातें हो लेकिन बड़ी ही काम की बातें, उसके बारे में आपने इतने अच्छे से जानकारी दी। डॉक्टर सुनील, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी। साथ ही यहाँ डॉक्टर अशोक, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, साफ़ सफाई की बात अभी हम कर रहे थे डॉक्टर सुनील से, और ये तो अगर हमारे जो किसान हैं गाय भैंस पालन करते हैं या बकरी पालते हैं, वहाँ भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि साफ़ सफाई रहेगी तो शायद काफ़ी हद तक रोगों की रोकथाम हम कर पाएंगे। देखिए, कहीं पे भी मुकुल जी कोई जीवित प्राणी होता है, मनुष्य को स्वयं अपने लिए भी जी, और जहाँ पे वो किसी भी प्रकार का पशु रख रहा है, ये नहीं होता है कि ये वाले पशु को, ये हो सकता है कि कुछ को ज़्यादा सफाई चाहिए, मगर सफाई, स्वच्छता ये तो प्रथम स्थान पे होनी ही चाहिए। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारियां आने की आशंका ज़्यादा बनी रहेगी, जिससे उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो पशु बीमार होगा तो एक तो उससे जो होने वाला लाभ है वो कम हो जाएगा जी। जो पशु उत्पाद है, दूध है या कोई भी पशु उत्पाद है, वो उसमें भी संक्रमण वगैरह आ सकते हैं, तो मनुष्यों को बीमारी हो सकती है। कुछ संक्रमण ऐसे हैं जो पशु से मनुष्य में आ जाते हैं। तो स्वच्छता तो सबसे पहले वो है। वहाँ अगर शुरू करें, सबसे पहले जो प्रजाति है पशु की वो अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए जी, साफ सफाई होनी चाहिए, खान पान का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और समय पे टीकाकरण और कीड़ों की दवाई वगैरह देना अति आवश्यक है। गर्भाधान वगैरह समय पे कराएं तो पशु ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं से पशुपालक जो है वो ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। यानी जो पशुधन की शब्द की अगर हम बात करें तो इसकी और सार्थकता हो सकती है। और इसके साथ साथ देखिए, हम कहते भी हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो ये परिकल्पना जो है ये भी और सार्थक हो पाएगी, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो पशुपालन क्षेत्र है उसके लिए भी। तभी आपकी जो लागत है वो कम होगी और आपकी जो आय है उसमें वृद्धि हो सकेगी। डॉक्टर अशोक, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आज आपने कौन से प्रमुख रोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पशुओं में हो सकते हैं और उनकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, शुकर पालन कैसे आपके लिए लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। कल बात करेंगे गेहूँ फसल की देखभाल की और बात होगी प्राकृतिक खेती की। इन दोनों विषय से संबंधित आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए। साथ ही कोई और सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। बारी है आखिरी लेकिन एक और महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश यही कि अलग अलग जो सवाल आपके हमारे पास आते हैं उनको शामिल हम कर सकें। और साथ ही आपको बता दें, हम ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। इसके लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें, आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां हेलो किसान के साथ अब ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। है कैंसर, जिसके लक्षण सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते। बच्चों के शरीर और मानसिक बदलावों पर रखें नजर। जरूरी है समय पर पहचान और उचित इलाज। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस पर विशेष समझदार बने, जागरूक रहे। बच्चों में होने वाले आम कैंसर, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। जब महिला सक्षम रूप से राजनीति में आती है, वो चैलेंजेस क्या होते हैं? See, for women into politics itself a challenge. Yes. Because we are in a society where actually politics is perceived to be a male domain. It is. And then even you get into politics, you should have some background. Either you should have a financial background, or you should have a political background, or you should know somebody in politics. Yes. So I have none of this. देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।